आज हम चैप्टर 14 सांख्यिकी इस चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सांख्यिकी होती क्या है, सांख्यिकी का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और सांख्यिकी का क्या अर्थ होता है। देखिए, अगर हम बात करें गणित की, तो गणित की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। जैसे हम गणित में अंक गणित, बीज गणित और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। ये सब गणित की अलग अलग शाखाएं हैं। त्रिकोणमिति भी गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है। उन्हीं में से एक और शाखा होती है गणित की, जिसको हम बोलते हैं सांख्यिकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सांख्यिकी भी गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है, ब्रांच है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व होता है। अगर हम सांख्यिकी को देखें, सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है, तो हम इसको इस प्रकार से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, किसी भी समस्या से संबंधित जो संख्यात्मक आंकड़ों का समूह होता है, उसे ही सांख्यिकी कहा जाता है। मतलब किसी भी समस्या से संबंधित का मतलब यहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है, कोई समस्या हो सकती है, उससे संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं वो भी संख्यात्मक होने चाहिए, उसे ही सांख्यिकी हम कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो जो संख्यात्मक आंकड़ों के समूह को सांख्यिकी कहते हैं। तो किसी भी समस्या से, किसी भी घटना से संबंधित जो भी संख्यात्मक आंकड़ों का समूह होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सांख्यिकी बोलते हैं। तो ये जो अपने आप में आंकड़े होते हैं, यानी कि जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, चलिए मैं इनको संख्यात्मक आंकड़े लिखता हूँ। संख्यात्मक, क्योंकि ये संख्या के रूप में होते हैं, इसलिए मैं इसको संख्यात्मक आंकड़े लिख रहा हूँ। सांख्यिकी में जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत आंकड़े। व्यक्तिगत आंकड़े, जिसको आप इंडिविजुअल सीरीज कह सकते हैं। दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़ों को आप ग्रुप्ड डेटा कह सकते हैं आप। तीसरा आता है अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं जिसमें ग्रुप नहीं बनता है, वो अनग्रुप्ड डेटा होते हैं। तो हम इन तीनों ही प्रकार के संख्यात्मक आंकड़ों के बारे में समझेंगे
कि जो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं और अवर्गीकृत आंकड़े कैसे होते हैं, ये सब भी हम समझेंगे। तो ये जो आंकड़े होते हैं आप पिछली कक्षाओं में, यानी कि आप 8th क्लास में, 9th क्लास में इन सभी आंकड़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब हम इन आंकड़ों का बारंबारता बंटन सारणी बनाते थे। अगर आप याद करें तो हम इन आंकड़ों की सहायता से दंड आलेख बनाते थे और आयत चित्र बनाते थे, बहुभुज बनाते थे। मतलब चित्रालेख उसे आप कह सकते हैं, या फिर आप उन्हें ग्राफ कह सकते हैं कि हम संख्यात्मक आंकड़ों का क्या बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, यानी कि आलेख बनाते थे। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सांख्यिकी के जो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमारा जो मेन टॉपिक है सांख्यिकी में वो है केंद्रीय प्रवृत्ति, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, हमें इस टॉपिक को सांख्यिकी में पढ़ना है। तो जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो माप होते हैं, इसमें हम 3 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। पहला हम इसमें पढ़ते हैं माध्य के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम इसमें पढ़ते हैं माध्यिका के बारे में। माध्यिका भी कह सकते हैं या आप इसको माध्यक भी कह सकते हैं। माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। माध्यक भी आप कह सकते हैं या माध्यिका कह सकते हैं। तीसरा आता है बहुलक। तो इस प्रकार से हमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अध्ययन करना होता है। किसमें? सांख्यिकी में। सांख्यिकी में हम इन्हीं केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम माध्य ज्ञात करते हैं, माध्यिका ज्ञात करते हैं और बहुलक ज्ञात करते हैं। ये सारी चीज़ें ज्ञात करना आप यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए बात करते हैं कि जो बाकी ये जो हम आलेख की बात करें, जो भी ग्राफ बनता है उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइज 14.1, इसमें हमें केवल माध्य के बारे में पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज 14.2, उसमें हमें बहुलक के बारे में पढ़ना है। फिर एक्सरसाइज 14.3, उसमें हमें माध्यक के बारे में पढ़ना है। और फिर लास्ट एक्सरसाइज है 14.4, उसमें हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, यानी कि संचयी बारंबारता बंटन सारणी और उसका जो आलेख होता है वो बनाना सीखेंगे। तो जैसे जैसे मैं इस चैप्टर को आगे पढ़ाऊँगा, आप लोगों को मैं एक एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को समझाता जाऊँगा। तो यहाँ पर हम जो बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो संख्यात्मक आंकड़े होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। इस प्रकार के ये आंकड़े होते हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो माध्य ज्ञात किया जाता है, माध्य ज्ञात करने की हमारे पास बहुत सारी विधियाँ होती हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये जो व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं इसका माध्य ज्ञात करने के बारे में हम पिछले क्लास में 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिवीजन के तौर पे आपको एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में समझा दूंगा। और फिर मेन हमें जो यहाँ पर इस एक्सरसाइज 14.1 में पढ़ना है वो उसमें हम सीखेंगे तो माध्य ज्ञात करना ही, लेकिन उसमें जो आंकड़े मिलेंगे आपको वो दो प्रकार के मिलेंगे। उस एक्सरसाइज में जो आंकड़े मिलेंगे या तो वर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे या अवर्गीकृत आंकड़े मिलेंगे। व्यक्तिगत आंकड़ों का यहाँ पर कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है। हम इस बारे में एक्सरसाइज में हमें क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम व्यक्तिगत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना 9th क्लास में सीख चुके हैं। तो मेन हमारा फोकस रहेगा वर्गीकृत आंकड़े और अवर्गीकृत आंकड़ों के ऊपर। तो देखिए हमारे पास जो माध्य ज्ञात करने की विधियां हैं मैं आपको बता देता हूँ। माध्य ज्ञात करने की विधियां, अगर आप माध्य ज्ञात करने की विधियों के बारे में बात करें तो 3 विधि हैं हमारे पास माध्य ज्ञात करने की। हम इन तीनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग करके किसी भी संख्यात्मक आंकड़ों का माध्य आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि, इसमें जो माध्य होता है उसका जो सूत्र है, उसका जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होता है। हम माध्य को x बार से दर्शाते हैं। x बार बराबर होता है, इसको सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा FI/XI बटे में सिग्मा FI। ये फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं ये प्रत्यक्ष विधि का है। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, और इस विधि से भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वो आता है कल्पित माध्य विधि। दूसरा क्या आता है, कल्पित माध्य विधि। इस विधि की सहायता से भी आप आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर सकते हैं। कल्पित माध्य विधि इस प्रकार से होती है। x बार बराबर होता है a प्लस सिग्मा FI/DI बटे में सिग्मा FI। ये फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि से माध्य को ज्ञात करने का। तीसरा होता है हमारे पास पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, जब आप पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार से होता है। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI बटे में सिग्मा FI गुणा में h। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 विधियाँ बताया माध्य को ज्ञात करने का। पहला है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, तीसरा है पग विचलन विधि। अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये मेथड्स आपको बताए हैं, दिखाए हैं।
जब मैं इन मेथड्स का प्रयोग करूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तब आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, मैं आपको हर चीज़ को समझाता चला जाऊँगा। तो हम माध्यिका और बहुलक, ये दोनों भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। इन्हीं तीनों को मिलाकर माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों ही जब एक साथ मिल जाते हैं सांख्यिकी में, तो इन तीनों मापों को ही बोला जाता है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। ये तीनों ही माप सांख्यिकी में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इनका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत किया जाता है और ये सांख्यिकी गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है। तो वैसे तो हम व्यक्तिगत आंकड़ों के ऊपर कोई हमारे पास डिस्कशन नहीं है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 14.1 में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो अब मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, पहला मैं ले रहा हूँ व्यक्तिगत आंकड़े। इसमें समझाता हूँ कि जो माध्य ज्ञात किया जाता है वो कैसे किया जाता है। देखिए, ये जो व्यक्तिगत आंकड़े जो होते हैं, इसके अगर हम उदाहरण की बात करें तो व्यक्तिगत आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिसमें केवल एक ही चर होता है। एक ही चर होने का मतलब उसमें केवल आंकड़े होते हैं और कुछ भी नहीं होते। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का जेब खर्च अगर आप देखें, 10 बच्चों का जेब खर्च, तो इसको हम बोलेंगे पॉकेट मनी। तो अगर आप किन्हीं भी 10 बच्चों का जेब खर्च के आंकड़े शामिल करें और आंकड़े बनाएं, तो वो इस प्रकार से बनते हैं। मान लीजिए हमारे पास 10 बच्चे हैं, तो मान लीजिए कोई 5 रुपये खर्च करता है डेली का, कोई 10 रुपये खर्च करता है, कोई 15 रुपये खर्च करता है, कोई 20 रुपये खर्च करता है, कोई 25 रुपये खर्च करता है, कोई 30 रुपये खर्च करता है, कोई 35 रुपये खर्च करता है, कोई 40 रुपये खर्च करता है, कोई 45 रुपये खर्च करता है, कोई 50 रुपये खर्च करता है। तो ये 10 बच्चों के हमने जेब खर्च से संबंधित आंकड़े तैयार किए हैं, जो कि एक चर में हैं। एक चर का मतलब इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, तो इस प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उन्हें ही बोला जाता है व्यक्तिगत आंकड़े। और इन आंकड़ों का भी हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, माध्य ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मेन यहाँ पर हम जो समझेंगे वो सिर्फ माध्य को समझेंगे, क्योंकि माध्यक और माध्यिका इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि माध्यक क्या होता है और माध्यिका मतलब बहुलक क्या होते हैं, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस व्यक्तिगत आंकड़े का जो भी आपके सामने दिख रहा है, अगर इसका आप माध्य ज्ञात करना चाहते हैं, तो पहले तो आप इसको वेरिएबल में लिखिए, यानी कि चर के रूप में। आप इन सभी को लिख सकते हैं, एक्स आई लिख सकते हैं, और इन एक्स आई को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और ये 50। इस तरह से आप इन आंकड़ों को लिख सकते हैं और इन आंकड़ों को इस प्रकार से आप बना सकते हैं।
तो जब आप इस आंकड़े का माध्य ज्ञात करने आप जाएंगे तो ये जो माध्य होता है, माध्य को किससे दर्शाया जाता है? x बार से दर्शाया जाता है। और व्यक्तिगत आंकड़ों में माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इतना है, सिग्मा xi बटे में n। ये फॉर्मूला है सिग्मा xi बटे में n। n क्या है? देखिए यहाँ पर n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि कितने चर हैं। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब कितने संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है आपका चरों की संख्या भी लिख सकते हैं। यहाँ पर n क्या है? चरों की संख्या, चरों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ आइटम्स, जो कि यहाँ पर 10 हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है चरों की संख्या। दूसरा xi क्या है? सिग्मा। ये जो आप देख रहे हैं इसको पढ़ा जाता है सिग्मा, और इस सिग्मा का मतलब जो होता है वो होता है जोड़। इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़। तो जब आप सिग्मा xi करेंगे तो यानी कि जो भी यहाँ पर आंकड़े हैं इन सभी को आप जोड़ते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? मदों का योग। यानी कि जो भी यहाँ पर प्रेक्षण, इसको आप आइटम्स कह सकते हैं या प्रेक्षण कह सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिख दूं? फिर प्रेक्षणों का योग लिख देता। अगर मैं इन सभी को प्रेक्षण मान लूं, आइटम्स मान, इंग्लिश में आइटम्स और हिंदी में प्रेक्षण बोलेंगे। अगर मैं इन सभी को प्रेक्षण मान लूं या चर मान लूं, चलिए मैं प्रेक्षण मान लेता हूं। तो प्रेक्षणों का योग जो है वही है सिग्मा xi। तो जब आप सिग्मा xi निकालेंगे तो इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए जोड़ते हैं। 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 और 5 25 के 5 हासिल 2 हो जाएगा। 2 के बाद 1 ये 3, 4 2 6, 2 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 14 और 4 18, 4 22, 22 और 5 27, 275 आ गया। तो जब आप इसका माध्य ज्ञात करेंगे तो xi बराबर सिग्मा xi बटे में n। तो सिग्मा xi कितना निकला? प्रेक्षणों का योग कितना आया हमारा? 275। तो 275 अपॉन में प्रेक्षणों की संख्या कितनी है, यानी यहाँ पर आप चरों की संख्या या फिर n बराबर आप लिख सकते हैं प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप समझ पाएं। तो वो कितने हैं? 10 हैं। तो जब आप इसको भाग कर देंगे तो 2.75 आपको मिल जाएगा। इतने रुपए, क्योंकि ये सभी आंकड़े किस में हैं? रुपए में हैं। रुपए में हैं ये भी आप लिख लीजिएगा। ये सभी आंकड़े किस में हैं? रुपए में हैं ये सभी आंकड़े। तो इस प्रकार से हम व्यक्तिगत आंकड़ों में माध्य को ज्ञात करते हैं। चलिए अब हम दूसरा लेते हैं। यहाँ पर वर्गीकृत आंकड़े लेते हैं या पहले हम अवर्गीकृत आंकड़े लें। तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे अच्छा रहेगा वो रहेगा अवर्गीकृत आंकड़ों का। पहले अवर्गीकृत आंकड़ों का देख लेते हैं, फिर वर्गीकृत का देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दूसरा हम ले रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़े।
अवर्गीकृत आंकड़े ले रहे हैं और इस अवर्गीकृत आंकड़े का हम माध्य ज्ञात करेंगे। और माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो विधियां हैं, जिसमें कि प्रत्यक्ष विधि है, कल्पित माध्य विधि है और पग विचलन विधि है, इन तीनों का ही प्रयोग करेंगे ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं। तो जब हम इस प्रकार का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कैसे किया जाता है, चलिए इसके ऊपर हम बात करें। अब जो है हम अवर्गीकृत आंकड़े ले रहे हैं। तो अवर्गीकृत आंकड़े किस प्रकार से होंगे वो आप देख लीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ों में आपके पास एक xi होता है, यानी कि प्रेक्षण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कुछ प्रेक्षण हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, मैं आंकड़े अपनी मर्जी से ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया है 10, 20, 30, 40, 50। मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया है, समझने के लिए इतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। चलिए एक और ले लेते हैं 60। तो ये है आपके पास xi, जिसको आप बोलते हैं प्रेक्षण। क्या बोलते हैं? प्रेक्षण। अब इसमें एक नई चीज़ और आ जाती है जिसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको आप बोलेंगे fi। क्या बोलेंगे? fi बोलेंगे आप इसको। fi का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी और इसी को ही बोला जाता है बारंबारता। तो मैं नीचे बता दूंगा कि fi क्या होता है। इसको हम बारंबारता बोलते हैं। मान लीजिए 10 की बारंबारता 2 है, 20 की बारंबारता 3 है, 30 की बारंबारता 1 है, 40 की बारंबारता 4 है, 5 की बारंबारता 7 है, 60 की बारंबारता 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं उसके अंदर जो डेटा होती है उसमें आपको एक xi दिया रहता है। ये किसी भी समस्या से संबंधित हो सकता है, किसी का जेब खर्च हो सकता है या फिर कुछ बच्चों की हाइट हो सकती है, और या फिर कोई भी, मतलब किसी भी समस्या से संबंधित ये आंकड़ा हो सकता है। अब ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता क्या होती है? ये जो फ्रीक्वेंसी बारंबारता होती है ये बताता है कि आंकड़ों के अंदर ये कितनी बार है। जैसे कि आंकड़े अगर आप देखेंगे तो 10 वहाँ पर 2 बार लिखा होगा आंकड़ों में, आंकड़ों के समूह में। आंकड़ों के समूह में 20 आपको 3 बार लिखा होगा, 30 वहाँ पर 1 बार लिखा होगा आंकड़ों के समूह में, 40 वहाँ पर 4 बार लिखा होगा, 50 वहाँ पर 7 बार लिखा होगा, 60 वहाँ पर 5 बार लिखा होगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। तो जब आपको xi दिया हो और fi दिया हो इस प्रकार से, तो इस प्रकार के आंकड़ों को हम बोलते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। तो इसमें जब आप माध्य ज्ञात करते हैं, देखिए fi में बता देता हूँ। fi अपने आप में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बारंबारता होती है, बारंबारता होती है। और xi तो पता ही आपको प्रेक्षण होते हैं, सही है। तो जब आप माध्य ज्ञात करने जाते हैं तो माध्य ज्ञात करने की जो हमारे पास विधि है, सबसे पहले हम यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करें? तो चलिए हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जो विधि प्रयोग कर रहे हैं वो है प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि जब आप प्रयोग करेंगे तो माध्य को हम xi से दर्शाते हैं।
तो एक्स आई बराबर होता है, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला इस प्रकार से है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला हमारा होता है प्रत्यक्ष विधि में माध्य ज्ञात करने का। तो जब आप इसमें वैल्यूज रखेंगे उससे पहले तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो आप एफ आई एक्स आई निकालिए। तो हमारे पास ये रहा एफ आई और ये रहा एक्स आई। एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे? गुणा करके। आप एफ आई एक्स आई को गुणा करके निकाल लीजिए। कैसे? इस प्रकार से 10 की गुणा 2 में करिए, 10 दूनी 20, 20 की गुणा 30 में करिए, 20 तियाँ 60, 30 की गुणा 1 में करेंगे 30, 40 की गुणा 4 में करेंगे तो ये मिलेगा 4 चौक 16, यानी कि आपको मिलेगा 160। 50 की गुणा 7 में करिए तो 7 पच्चे 35, यानी कि 350। 60 की गुणा 5 में करिए तो 6 पंचे 30, यानी कि ये आपको मिल जाएगा 300। तो इस प्रकार से आपने क्या फाइंड कर लिया? एफ आई एक्स आई फाइंड कर लिया। अब हमें क्या करना है? अब करना है सिग्मा। सिग्मा का मतलब जोड़िए। सिग्मा का ज़्यादा मतलब कुछ नहीं, सिर्फ इसका मतलब है कि आप जोड़ दीजिए। तो चलिए फिर जोड़ देते हैं। जोड़ने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए जोड़ देते हैं। किसको जोड़ें? एफ आई एक्स आई को। तो ये रहा एफ आई एक्स आई, जोड़ दीजिए। तो ये मिलेगा पहले 0, 2 और 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 6 17, 17 और 5, 17 5 कितना हो जाएगा? 22, 22 के 2, फिर हासिल 2 बचेगा। तो 2 हासिल और एक ये 3, 3 6 3 9, तो ये मिलेगा हमें कितना मिल जाएगा? 920 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 920। फिर बटे में है सिग्मा एफ आई। तो आप देखिए एफ आई तो ये रहा आपके पास, सिग्मा कर दीजिए। 2 3 और 2 5 और एक ये 6 4 10 7 17, 17 5 कितना हो जाएगा? 17 और 5 हो जाएगा 22। तो इसको बटे में लिख दीजिए और अब आप भाग कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं 2 से काट देता हूँ इसको। 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छिक 12, यानी कि 400। आपको मिलेगा एक्स बार बराबर 460 बटे में 11। अब अगर इसको भाग कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर 460 को भाग करूँगा 11 से, तो 11 चौक 44 हो जाएगा। तो 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 11 दूनी 22, एक बार ले जाना पड़ेगा, यहाँ 9 मिलेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 8 88 हो जाएगा और फिर 11 एकम 11। तो ये ख़त्म नहीं होगा, 41.81 आपको मिल जाएगा। तो 41.81 आपका मिल गया इसका माध्य। इस प्रकार से आप प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करके माध्य ज्ञात कर सकते हैं। इजी बहुत है, बस समझने वाली चीजें हैं इसके अंदर, बहुत ही इजी होता है ये। चलिए अब हम अवर्गीकृत आंकड़ों में दूसरा देखते हैं कि अगर आपको अलग अलग विधियों का प्रयोग करना है। मान लीजिए हमने प्रत्यक्ष विधि से निकाला, अब अगर इसको हम किससे निकालें? कल्पित माध्य विधि से निकालें, तो आप कल्पित माध्य विधि का प्रयोग कैसे करेंगे? चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो आंकड़े में यही लूँगा, ये भी अवर्गीकृत ही रहेंगे। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य हम फिर से याद करेंगे, लेकिन विधि इस बार बदल देंगे। एक्साई आपका वही रहेगा, 10 20 30 40 50 60।
फ्रीक्वेंसी जो बारंबारता रहेगी वो है 2, 3, 1, 4, 7, 5। आंकड़े तो मैंने अवर्गीकृत आंकड़े लिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो है विधि इस बार बदल दूंगा। मैं इस बार इसको सॉल्व करूंगा कौन सी विधि से? कल्पित माध्य विधि। तो मैं जो है कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करूंगा। और क्या ज्ञात करने के लिए? माध्य ज्ञात करने के लिए। तो x बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, a क्या होता है? a होता है कल्पित माध्य, कल्पित माध्य होता है a यहाँ पर। d क्या होता है? यानी कि di क्या होता है? di को हम बोलते हैं डेविएशन इंग्लिश में। अच्छा, a को हम बोलते हैं कल्पित माध्य हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन। di का मतलब डेविएशन, और डेविएशन को हिंदी में बोलते हैं विचलन। और विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। आप विचलन ज्ञात कर सकते हैं इस प्रकार से। आप xi में से जब a घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? विचलन मिल जाएगा। तो di का फॉर्मूला होता है xi माइनस a। इस फॉर्मूले से आप विचलन यानी कि डेविएशन अर्थात d ज्ञात कर सकते हैं। तो a हमें पता लग गया कल्पित माध्य होता है, di पता लग गया, fi di मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। तो यही चीज़ें यहाँ पर हमें समझना था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बात आती है, क्वेश्चन को करते जब हम जाएंगे तो इसमें हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी a की ज़रूरत पड़ेगी। तो a जो होता है वो एज्यूम्ड मीन है, कल्पित माध्य है। तो आप a पहले फाइंड कर लीजिए। तो a किस में से फाइंड करेंगे? xi में से या fi में से? तो मैं आपको बता दूं, एज्यूम्ड मीन जो होता है a हमेशा xi में से फाइंड किया जाता है। तो आप इस xi में से कोई भी संख्या को, किसी भी नंबर को आप a मान सकते हैं। तो लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सुटेबल वैल्यू होती है a की, वो होती है कि आप मिड वैल्यू को सिलेक्ट कीजिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मिड वैल्यू है, यहाँ पर 30 हो सकता है या फिर 40 हो सकता है। आप अपनी मर्जी से किसी को भी एज्यूम्ड मीन a मान सकते हैं, चाहे आप 30 को मान लीजिए या 40 को मान लीजिए। तो समझने के लिए क्वेश्चन को वैसे हमें सॉल्व तो करना ही है। चलिए, मैंने 30 को मान लिया है a। 30 को क्या मान लिया है? a। वैसे तो आप किसी भी नंबर को a मान सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम a जो है मिड वैल्यू को ही लेते हैं। तो मिड वैल्यू में आप 30 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वैल्यू को मानते हैं a। तो जब आपके पास a फाइंड हो जाएगा तब आप di को फाइंड कर सकते हैं। कैसे? di निकालने के लिए xi माइनस a आप कर सकते हैं। तो जब आप d निकालेंगे तो आप यहाँ पर i में से जब आप a घटा देंगे तो आपको di मिल जाएगा। तो xi ये है और a हमारे पास मिला है। a कितना है हमारे पास? a हमारे पास यहाँ पर है 30। तो मैं यहाँ पर 30 लिख दे रहा हूँ। अब आप di निकाल लीजिए। तो ये रहा 10 माइनस का 30। तो घटाएंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 20 मिलेगा घटाने पर, क्योंकि माइनस का ज़्यादा है। फिर यहाँ पर xi कितना है? 20 है। 20 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का ज़्यादा है, तो माइनस का 10 बचेगा।
फिर यहाँ पर 30 है, 30 में से 30 घटाएंगे आपको 0 मिलेगा। फिर आपके पास 40 है, तो 40 में से जब आप 30 घटाएंगे तो आपको 10 मिलेगा। फिर आपके पास 50 है, 50 में से 30 घटाएंगे तो आपको 20 मिलेगा। फिर आपके पास 60 है, 60 में से जब आप 30 घटाएंगे तो आपको 30 मिल जाएगा। तो ये जो हमारे आए हैं ये सभी क्या हैं, DI हैं। तो DI फाइंड करना बहुत ही इजी है। अब आप क्या करेंगे, अब आप FI/DI निकाल लीजिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें FI/DI चाहिए। तो जब आप FI/DI निकालेंगे तो FI ये रहा और DI ये रहा, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की गुणा -20 में करेंगे तो माइनस का 40, 3 की गुणा -10 में करेंगे तो माइनस का 30, 1 की गुणा 0 में करेंगे 0, 1 की गुणा 4 की गुणा 10 में करेंगे 10 चौक 40, 7 की गुणा 20 में करेंगे 20 सत्ते 107 दूनी 14 यानी कि 140, 5 की गुणा 30 में करेंगे 5 नहीं 15 150। तो ये हमें क्या मिला, FI/DI मिल गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना है सिग्मा FI/DI, यानी कि FI/DI तो फाइंड हो गया। अब आप जोड़ दीजिए सबको। तो जब आप इनको जोड़ने जाएंगे तो माइनस वालों को अलग जोड़िए, प्लस वालों को अलग जोड़िए। तो माइनस के कितने हैं, माइनस के हैं 70, और प्लस का कितना है, प्लस का अलग जोड़िए। तो ये रहेगा प्लस का, हमें मिलेगा कितना 0, 4 4 8 8 5 13 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। प्लस का मिलेगा हमें 330, माइनस का मिलेगा 70। और अब क्योंकि ये माइनस में है ये प्लस में है तो हमें घटाना पड़ेगा। मतलब इन सबको हम जोड़ रहे हैं, जोड़ तो रहे हैं लेकिन कुछ वैल्यू माइनस में है तो वो घट जाएंगी अपने आप। तो माइनस का 70 और प्लस का 330 घटा दीजिए। तो जब मैं 330 में से 70 घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का मिलेगा 0। 13 में से 7 घटाएंगे 7 और 6 13, 7 और 6 13 और यहाँ बचेगा 2, तो मुझे मिलेगा 260। अब किसको जोड़ना है, सिग्मा FI को जोड़ लीजिए, यानी कि इसको जोड़ लीजिए। तो ये मुझे मिल गया 260। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 260। अब सिग्मा FI को जोड़ लेते हैं। तो 2 3 2 5 6 4 10 10 7 17 और 5 22। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/DI और बटे में सिग्मा FI। तो a कितना है, a की जगह आप कितना लिखेंगे, a क्या आप लिखेंगे 30। तो मैंने यहाँ लिखा 30 प्लस सिग्मा FI/DI कितना लिखेंगे आप, सिग्मा FI/DI कितना लिखा जाएगा, FI/DI की जगह आप ये लिखेंगे, सिग्मा FI/DI की जगह कितना 260। सिग्मा FI की जगह कितना लिखेंगे 22। तो अब अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26 होता ही है। तो ये हमें मिलेगा 30 प्लस में 130 बटे में 11। अब 30 प्लस, अब आप क्या करेंगे, आप 130 को 11 से भाग कर दीजिए। चलिए मैं भाग करके दिखा देता हूँ कि मैं 130 को 11 से भाग करना चाहता हूँ। तो 11 एकम 11 मिलेगा मुझे, घटाने पर 2 और फिर 11 एकम 11 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 11 8 88 हो जाएगा ये। तो ये मिलेगा मुझे 2 पॉइंट लगाए 0 बढ़ा लेंगे 11, तो 11.81 मुझे मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 11.81, ये मैंने लिख दिया।
अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जोड़ दूँगा। तो x बार मुझे मिलेगा 30 और 10 ये हो जाएगा, मतलब 40 और 1 41.81। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूँगा तो मुझे x बार इतना मिल जाएगा। तो आप देखेंगे कि मैंने आंकड़े वही लिए थे जो इसमें थे। तो माध्य हमें 41.81 मिला था, जो कि प्रत्यक्ष विधि से किया गया था। जब मैंने इन्हीं आंकड़ों को कल्पित माध्य विधि से किया तब भी मुझे आंसर वही मिला। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आप किसी भी विधि से कीजिए, आप प्रत्यक्ष विधि से करें, कल्पित माध्य विधि से करें या फिर पग विचलन विधि से करें, आपको हमेशा आंसर वही मिलेगा। सेम आंसर आपको हर बार मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर आपको अवर्गीकृत आंकड़ों में प्रत्यक्ष विधि सिखा दिया और कल्पित माध्य विधि सिखा दिया। चलिए अब हम एक और विधि यहाँ पर पग विचलन विधि के ऊपर और बात कर लेते हैं, और उसके बाद ये हमारा पूरा हो जाएगा। और ये जो हमारा अवर्गीकृत आंकड़े हैं ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे। वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़े, इन दोनों को ही अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा वो या तो वर्गीकृत आंकड़े होंगे या फिर अवर्गीकृत आंकड़े होंगे। तो आप किसी भी विधि का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष का या फिर कल्पित माध्य या पग विचलन विधि, किसी का भी प्रयोग करके आप उसको फाइंड कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अब मैं फिर से इन्हीं आंकड़ों को लूँगा, लेकिन विधि बदल दूंगा। इस बार मैं प्रयोग करूँगा कौन सी विधि, पग विचलन विधि। तो अब आप पग विचलन विधि के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिर से आंकड़े ले रहा हूँ। मैं अवर्गीकृत आंकड़े ही लूँगा, पीछे वाले अवर्गीकृत आंकड़े लेंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे जो xi है, तो मैंने यहाँ पर क्या क्या लिया है, 60 तक है ये। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60। xi के बाद आप यहाँ पर fi देखेंगे, यहाँ पर है 2, 3, 1, 2, 3, 1, और फिर है 4, 7, 5, 4, 7 और 5। तो ये आप देख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पर इनको सॉल्व करने के लिए विधि का प्रयोग करूँगा, तो इस बार मुझे कौन सी विधि प्रयोग करनी है, विधि प्रयोग करना है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या होती है, पग विचलन विधि इस प्रकार से होती है कि आप जो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे वो इस प्रकार से रहेगा। x बार बराबर होता है, इसमें भी आपका a रहता है, a लिखिए पहले तो, a प्लस इसमें भी होता है सिग्मा, fi होता है, ui अपॉन में होता है सिग्मा fi, और फिर इसको आप गुणा करेंगे h से। h से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार से ये होता है। तो जब इसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो a है, a आपका कल्पित माध्य हो जाएगा, कल्पित माध्य, और ui क्या हो जाएगा, आपका ui हो जाएगा पग विचलन, पग विचलन हो जाएगा ये। और ui को जब आप निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है xi माइनस a को जब आप h से डिवाइड करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
कि डी आई को आप अगर एच से डिवाइड करेंगे तो आपको यू आई मिल जाएगा। डी आई इसी के तो बराबर होता है एक्स आई माइनस ए के, तो या तो आप इसको एच से डिवाइड कर दीजिए या डी आई को कर दीजिए, एक ही बात है, तो आपको यू आई मिल जाएगा। और डी आई आपको पता ही है कि एक्स आई माइनस ए होता है, और जो एच होता है ये होता है चरों के बीच का अंतर। एच क्या होता है, ये जो आइटम्स है इनके बीच का डिफरेंस, कितने कितने का डिफरेंस है, 10-10 का। तो मैं यहाँ पर इसको एच को लिखूंगा कि वर्ग माप। एच क्या लिखूंगा, वर्ग माप, या फिर इसको आप समझ सकते हैं कि प्रेक्षणों के बीच का अंतर, प्रेक्षणों के बीच का अंतर, मतलब कि इसका अंतर कितने कितने का है, 10-10 का है। तो इस प्रकार से ये है। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, पहले हमें ए चाहिए, तो ए यहाँ पर कितना मिल गया, हमें 30 मिल गया ए। तो ए हमारे पास 30 है, मैं लिख देता हूँ कि ए हमारे पास 30 है। तो ए निकालने के बाद आप क्या निकालेंगे, यू आई तब निकाल सकते हैं, यू आई आप तब निकाल सकते हैं जब आपके पास डी आई होगा। तो डी आई को हम पहले निकालेंगे, यानी कि एक्स आई माइनस ए कर देंगे तो डी आई निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, डी आई। तो कर लेते हैं 10 माइनस का 30, क्योंकि ए यहाँ पर 30 है और ये हमारे एक्स आई हैं सब। तो घटाने पर आपको यहाँ मिलेगा माइनस का 20, फिर 20 में से आप 30 घटाएंगे तो आपको मिलेगा माइनस का 10। अब आप 30 में से 30 घटाएंगे तो आपको 0 मिलेगा। 40 में से अगर आप 30 घटाएंगे तो आपको 10 मिलेगा। 50 में से 30 घटाएंगे तो आपको 20 मिलेगा। 60 में से 30 घटाएंगे तो आपको 30। मैंने इन सभी में से ए घटाया है, तब जाके डी आई आपको मिला है। डी आई आ गया है। अब आप यू आई निकाल सकते हैं। कैसे, आप डी आई को एच से भाग कर दीजिए। एच कितना है, एच होता है प्रेक्षणों के बीच का अंतर, कितने कितने का है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 चल रहा है, तो 10-10 का अंतर है। तो आप इन सभी को देखिए, यू आई कैसे निकलेगा, डी आई को एच से भाग करिए, तो ये रहा डी आई कितना 20 है। तो जब इसको आप एच यानी कि 10 से भाग करेंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, इसको भाग करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, इसको भाग करेंगे 0 मिलेगा, इसको भाग करेंगे 1 मिलेगा, इसको भाग करेंगे 10 दूनी 20, इसको भाग करेंगे 10 तियां 30। तो यू आई मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, एफ आई यू आई। तो एफ आई यू आई कैसे मिलेगा, मल्टीप्लाई करके, ये रहा एफ आई और ये रहा यू आई, कर दीजिए गुणा। 2 की गुणा 2 में करेंगे माइनस का 4, 3 की गुणा माइनस 1 में करेंगे माइनस का 3, 1 की गुणा 0 में करेंगे 0, 4 की गुणा 1 में करेंगे 4, 7 की गुणा 2 में करेंगे 7 दूनी 14, 5 तिहाई 15। तो ये मिल गया हमें एफ आई यू आई। अब क्या कर सकते हैं, एफ आई यू आई को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए माइनस वालों को प्लस कर लेते हैं और फिर इस प्रकार से किया जाएगा। माइनस का 4 माइनस का 3, तो ये मिलेगा मुझे माइनस का 7, और प्लस का कितना मिलेगा देख लेते हैं, 4, 14, 15, ये सभी प्लस के हैं। 4, 4, 8 और 5, 13, 3 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, 33 मिलेगा। तो प्लस का 33 से माइनस का 7 है तो घट जाएगा। 33 में से जब हम 7 घटा देंगे तो मुझे प्लस का ज़्यादा मिलेगा, कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा हमें 26। अब क्या चाहिए, एफ आई सिग्मा, तो इन सबको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने पर कितना मिलेगा, 22। तो जब आप फॉर्मूला लगा देंगे, फॉर्मूला तो हमारे पास लगा हुआ है, ये वैल्यू रख देते हैं बस। चलिए मैं फॉर्मूला फिर से एक बार लिख देता हूँ। एक्स बार बराबर होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा में एच।
तो ए की जगह आप 30 लिखेंगे, सिग्मा एफ आई यू आई की जगह पर आप 26 लिखेंगे, सिग्मा एफ आई की जगह 22 लिखेंगे, गुणा एच से करेंगे, एच यानी कि 10 से गुणा, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ मुझे 13 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मिलेगा 30 प्लस 13 की गुणा 10 में, क्योंकि गुणा करना है तो 13 दाम हो जाएगा 130 और बटे में 11। अब सिर्फ 130 को 11 से भाग कर देते हैं, 30 जोड़ देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो जब हम 130 को 11 से भाग करेंगे तो 11 एकम 11, यहाँ मिलेगा 2 और 11 दूनी 22, 11 एकम 11 जाएगा ये, और फिर यहाँ बचेगा 9, पॉइंट लगाएंगे 0, तो 11 8 हो जाएगा 88 और 11 एकम 11, तो मिलेगा 11.81। इसको भाग करेंगे तो 11.81 आपको मिलेगा। तो आप 30 में इस 11.81 को जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा 41.81। तो आपने क्या देखा कि हमने जो है इस अवर्गीकृत आंकड़े का माध्य निकाला 3 विधियों से। हमने यहाँ पर इसको प्रत्यक्ष विधि से निकाला और कल्पित माध्य विधि से निकाला, पग विचलन विधि से, तीनों बार हमें एक ही आंसर मिला। तो इसलिए आप किसी भी विधि से फाइंड करिए, आपकी मर्जी है। क्वेश्चन में जिस भी विधि से कहा जाएगा, मान लीजिए अवर्गीकृत आंकड़े देता है आपको माध्य ज्ञात करने के लिए और कहता है कि आप उसको कल्पित माध्य विधि से निकालिए, तो आप उसको कल्पित माध्य विधि से फाइंड करेंगे। अगर कहेगा पग विचलन विधि से निकालिए तो आप पग विचलन विधि फाइंड करेंगे, और अगर कहता है प्रत्यक्ष विधि से, मतलब अगर किसी भी विधि से कहता है तो आप निकालेंगे तो आपको आंसर वही मिलेगा। तो हम जो है माध्य के बारे में चर्चा कर चुके हैं और माध्य को कैसे फाइंड किया जाता है इसके ऊपर भी हमने बात किया। अब हम अगले वीडियो में वर्गीकृत आंकड़े लेंगे और वर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्य ज्ञात करेंगे। उसमें हम तीनों विधियों का प्रयोग करेंगे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। तीनों ही विधियों का प्रयोग करके हम वर्गीकृत आंकड़ों का भी माध्य ज्ञात करेंगे।